हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 9 या सिंपल इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑन फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो पहले फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फॉर्मेट रेडी करते हैं और फिर सम सॉल्व करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ किसन ट्रेडर्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो फिर से ट्रेडिंग, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करके उनको देना है। तो पहले हम फॉर्मेट रेडी करते हैं किसन ट्रेडर्स के लिए। तो फर्स्ट पेज पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर मैंने लिखा है इन द बुक्स ऑफ किसन ट्रेडर्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड ऑन द सेकंड पेज एज यूजुअल मैं ड्रॉ कर रहा हूं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये हमारा एज यूजुअल 2 पेजेस का फॉर्मेट रेडी हो गया। फिर अगला पार्ट हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे फर्स्ट से लेके लास्ट एडजस्टमेंट एंड उसके लिए नेसेसरी टिक मार्क करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट इन द क्वेश्चन इज एज यूजुअल क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमें कहीं पर भी टिक मार्क करने की जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक के बाद सेकंड एडजस्टमेंट उन्होंने कहा है वेजेस अनपेड 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹22,000। तो एडजस्टमेंट 2 के फिर से 2 हिस्से, एक वो कह रहे वेजेस इज अनपेड नथिंग बट वेजेस आउटस्टैंडिंग है एंड दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज आल्सो आउटस्टैंडिंग। अनपेड का मतलब है देना बाकी है, तो वेजेस अनपेड मतलब वेजेस आर आउटस्टैंडिंग एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मतलब वही देना बाकी है। तो मुझे उसके लिए एक टिक मार्क करना पड़ेगा, वेजेस पर एक करना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। तो मैंने एक वेजेस पर टिक मार्क किया, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर टिक मार्क किया फॉर एडजस्टमेंट 2। एडजस्टमेंट 2 का सिंपल मतलब है कि वेजेस आउटस्टैंडिंग है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है। फिर एडजस्टमेंट 3 में उन्होंने कहा है मशीनरी इंक्लूड्स ₹40,000 फॉर द परचेस ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2018। आगे डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10% एंड कंप्यूटर एंड प्रिंटर एट 10%। तो अगर ये जो तीसरी एडजस्टमेंट इसे ध्यान से पढ़ोगे तो लास्ट सेंटेंस पर कॉन्सेंट्रेट करो जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी को आपको 10% से डेप्रिसिएट करना है एंड कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स को भी आपको 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए मैं एक टिक मार्क प्लांट एंड मशीनरी पर दूंगा, एक कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स पर दूंगा। तो मैं एक टिक मार्क दे रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी पर, दूसरा दे रहा हूं कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स पर। लेकिन डेप्रिसिएशन के साथ साथ इस एडजस्टमेंट में जो पहला हिस्सा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आपकी मशीनरी है, टोटल मशीनरी अगर आप देखोगे तो 1,80,000 की है। तो वो कह रहे कि इस 1,80,000 मशीनरी में से 40,000 की मशीनरी इज न्यू, जो अभी आपने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की है। तो अगर आपको याद है हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर नई मशीनरी आप खरीदते हो तो उससे हम जितने महीने यूज करते हैं उतने महीने के लिए ही डेप्रिसिएट करना है। तो जब हम प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करेंगे व्हाइल सॉल्विंग एडजस्टमेंट 3, तो वी हैव टू कंसीडर कि आउट ऑफ 1,80,000 में से 40,000 की मशीनरी इज न्यू एंड बची हुई जो कुछ भी मशीनरी है दैट इज ओल्ड मशीनरी। तो इसे सॉल्व करते वक्त देखते कि एग्जैक्टली इस एडजस्टमेंट 3 का जो पहला हिस्सा है उसका मतलब क्या है। अभी फॉर टिकमार्क पर्पस बस इतना समझ लो कि हमें प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है एंड कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स को डेप्रिसिएट करना है। तो इसलिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी पर एक टिक मार्क दिया, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स पर एक टिक मार्क दिया फॉर एडजस्टमेंट नंबर 3। फिर एडजस्टमेंट 4 में उन्होंने कहा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 5%। तो एज यूजुअल रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नथिंग बट आरडीडी। ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ आरडीडी है, मतलब दिस इज न्यू आरडीडी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेटर्स पर टिक मार्क करूंगा। तो चेक करो आपके ट्रायल बैलेंस में डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स है क्या, आंसर इज यस। तो मैंने सन्ड्री डेटर्स पर एक टिक मार्क दिया फॉर आरडीडी। अब जब भी एडजस्टमेंट में आरडीडी आएगा तो हम क्या क्रॉस चेक करते हैं कि ट्रायल बैलेंस में इज देयर एनी ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी। तो ट्रायल बैलेंस में चेक करो इज देयर एनी बैड डेब्ट्स गिवन ऑन द डेबिट साइड, आंसर इज यस। मुझे बैड डेब्ट्स दिख रहा है तो बैड डेब्ट्स पे हैशटैग दे दो। एंड क्रेडिट साइड में चेक करो इज देयर एनी आरडीडी या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स गिवन ऑन द ट्रायल बैलेंस क्रेडिट साइड, तो आंसर इज यस। मुझे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिख रहा है, नथिंग बट दैट इज ओल्ड आरडीडी, तो उस पर मैं हैशटैग दे रहा हूं। तो एडजस्टमेंट 4 के लिए मैंने सन्ड्री डेटर्स पर टिक मार्क किया कि मैं सन्ड्री डेटर्स से आरडीडी सबट्रैक्ट करूंगा एज पर एडजस्टमेंट 4। एंड जब मैं नए आरडीडी का सेकंड इफेक्ट दूंगा तो मुझे ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी कंसीडर करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने ओल्ड बैड डेब्ट्स ओल्ड आरडीडी पे हैशटैग दिया। इज दिस क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से टिक मार्क हुआ, डेटर्स पर टिक मार्क, बैड डेब्ट्स पे हैशटैग, आरडीडी पे हैशटैग। अब चलते हैं
फिफ्थ एडजस्टमेंट पर जिसमें लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30 जून 2019, कि आपने इंश्योरेंस के पैसे 30 जून 2019 तक पे किए हैं। अगेन हमारा ईयर एंड दैट इज फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, और वो कह रहे हैं कि आपने इंश्योरेंस के पैसे 30 जून 2019 तक पे किए हैं, मतलब आपका इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा, तो उसे हम सिंपली कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो एडजस्टमेंट 5 का सिंपल मतलब होता है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो उसके लिए बस इंश्योरेंस पे एक टिक मार्क दे दो। तो आपको अगर दिख रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो पुट अ टिक मार्क ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एडजस्टमेंट नंबर 5, राइट। अब चलते हैं एडजस्टमेंट 6, जिसमें उन्होंने कहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ओनर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से 10,000 पर्सनल ट्रैवलिंग है, नथिंग बट ड्राइंग्स है, तो उसके लिए सिंपल एक टिक मार्क दे दो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर पुट 1 टिक मार्क। तो एडजस्टमेंट 6 के हिसाब से मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर टिक मार्क दे दिया। तो यहाँ पर हमारे सारे एडजस्टमेंट पढ़ के डिस्कस करके हो गए, उसके हिसाब से हमने ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क दे दिया। अब इस ट्रायल बैलेंस को बेस लेके हम हमारे फॉर्मेट में पोस्टिंग करते हैं। शुरुआत करते हैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड का। फर्स्ट आइटम इज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक उठा के मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक के बाद अगला आइटम है परचेसेस। तो जैसे ही परचेसेस दिखेगा आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में चेक करना पड़ेगा, इज देयर एनी परचेस रिटर्न। तो अगर आप देखोगे तो देयर इज रिटर्न आउटवर्ड्स 30,000, नथिंग बट परचेस रिटर्न इज 30,000। तो परचेसेस से मुझे परचेस रिटर्न सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन दोनों को उठा के मैं ट्रेडिंग के डेबिट में लिखूंगा। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं टू परचेसेस 8,50,000 माइनस परचेस रिटर्न 30,000। सो माय नेट परचेसेस आउटर कॉलम में आ रहा है 8,20,000। सिंपल। तो परचेस मैंने लिखा, लेकिन उससे मैंने परचेस रिटर्न माइनस करके लिखा। परचेस रिटर्न इज नथिंग बट रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेसेस एंड परचेस रिटर्न हो गया। अगला आइटम इज वेजेस। वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, उठाओ ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो टू वेजेस, इनर कॉलम में 1,20,000। वेजेस के बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड करते हैं? P&L के डेबिट में। हम ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में। तो टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 इनर कॉलम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। तो मैंने उसे सेल्स के नीचे लिखा माइनस सेल्स रिटर्न 20,000। जब सेल्स की वैल्यू मिलेगी टोटल बाहर लिख लेंगे, राइट। तो रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड के बाद पावर एंड फ्यूल कहां यूज होगा? फैक्ट्री में, यानी कि जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में। तो टू पावर एंड फ्यूल मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लिया 95,000। पावर एंड फ्यूल के बाद एडवर्टाइजमेंट एज यूजुअल जाएगा P&L के डेबिट में। टू एडवर्टाइजमेंट 70,000। एडवर्टाइजमेंट के बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फिर से खर्चा है, अगेन डायरेक्ट खर्चा नहीं है, तो मैं P&L के डेबिट में लिखूंगा एज टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनर कॉलम में 30,000, एक लाइन छोड़ के पुट अ डैश क्योंकि देयर इज अ टिक मार्क। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया। उसके बाद अगला आइटम है सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर इज माय एसेट, उठा के मैंने एसेट्स में लिखा इनर कॉलम में 2,20,000। डेटर्स के बाद अगेन प्लांट एंड मशीनरी इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद प्रिंटिंग स्टेशनरी इज इनडायरेक्ट खर्चा, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज माय एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो कंप्यूटर एंड प्रिंटर 5,20,000 इनर कॉलम। कंप्यूटर प्रिंटर के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उठाओ P&L के डेबिट में लिखो टू इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम 20,000। सिंपल। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद कैश इन हैंड इज एसेट, उठाओ एसेट्स में लिखो कैश इन हैंड 42,300। कैश इन हैंड के बाद बैड डेप्स, लेकिन बैड डेप्स पर हैशटैग है, तो वी नीड टू सॉल्व इट विद द एडजस्टमेंट। जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो एडजस्टमेंट के साथ बैड डेप्स को कंसिडर करेंगे। एंड लास्ट आइटम इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम करते हैं कैपिटल से सब्ट्रैक्ट। तो लायबिलिटी में अभी तक हमें कैपिटल नहीं मिला है, तो मैं अपनी तरफ से फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ कैपिटल एंड उसके नीचे लिख रहा हूँ माइनस ड्राइंग्स 49,000 इनर कॉलम में लिखा। जब कैपिटल की वैल्यू मिलेगी तो उसका टोटल नीचे लिखेंगे। तो डेबिट के हमारे सारे आइटम हो गए। अब फटाफट चलते ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट का पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर विच इज नथिंग बट लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट इज आल्सो लायबिलिटी, उठाओ लायबिलिटी में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट 1,80,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नथिंग बट माय इनकम, इंटरेस्ट मिला मेरे लिए, इनकम है, फायदा है, गेन है, तो मैंने उसे P&L के क्रेडिट में लिखा। सारे फायदे, गेन, इनकम, प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं? P&L के क्रेडिट में। सेल्स के अलावा कोई भी फायदा है तो उसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि इंटरेस्ट मिला इज माय गेन, फायदा है, तो मैंने P&L के क्रेडिट में लिखा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 60,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड के बाद है RDD, नथिंग बट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, उस पर हैशटैग है तो उसे पेंडिंग छोड़ो, एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे।
एंड नेक्स्ट इज सेल्स, सेल्स उठाओ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो बाय सेल्स 13,95,300 माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, तो बाहर मेरे सेल्स बचेंगे 13,75,300। सो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिली थी, अभी जो सेल्स की वैल्यू मिली वो मैंने लिखा एंड उसे सेल्स रिटर्न से सब्ट्रैक्ट करके नेट वैल्यू बाहर निकाली। सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड इज नथिंग बट परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम परचेस से सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो उसे इग्नोर करो। लास्ट आइटम इज कैपिटल, नथिंग बट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में मैंने कैपिटल के सामने लिखा 6 लाख माइनस ड्राइंग 49,000, मेरा नेट कैपिटल नीचे बचा 5,51,000, राइट। ड्राइंग्स ऑलरेडी मैंने पहले से लिखा हुआ था, कैपिटल की वैल्यू मैंने 6 लाख लिखी माइनस 49,000, मुझे नेट कैपिटल मिला 5,51,000। सो यहाँ पर हमारा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं ऑन दी एडजस्टमेंट, अगेन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट जिसमें मैंने कहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 2,80,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का फिर से डबल इफेक्ट कहाँ आएगा, एक जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, दूसरा जाएगा एसेट। तो मैं ट्रेडिंग क्रेडिट में लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000 एंड एसेट्स में लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000। सिंपल, एडजस्टमेंट 1 का डबल इफेक्ट। फिर एडजस्टमेंट 2 में उन्होंने कहा है वेजेस अनपेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस अनपेड इज नथिंग बट वेजेस आर आउटस्टैंडिंग, अनपेड वेजेस है, वेजेस देना बाकी है, अनपेड है, हमने काम तो करवा लिया उनसे लेकिन हमने उनको वेजेस पे नहीं किए, तो अनपेड वेजेस इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग आइटम हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव आइटम में ऐड करते हैं। तो जो वेजेस 30,000 आउटस्टैंडिंग है मैंने उठाए एंड उसे वेजेस में ऐड कर दिया, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹30,000, टोटल वेजेस बाहर चले गए 1,50,000। सेम वे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, उसे उठाया और मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड किया, प्लस आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000। सो माय टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटर कॉलम में आ रहा है 1,02,000। ये पहला इफेक्ट है कि जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है उठाए मैंने वेजेस में ऐड किए, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है उठाए मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड किए। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, सेकंड इफेक्ट देना है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है देना बाकी है, मुझे वेजेस के पैसे देने बाकी है, मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पैसे देने बाकी है, तो देना बाकी इज नथिंग बट माय लायबिलिटी। तो इन दोनों को उठा के मैं लायबिलिटी में पोस्ट करूंगा। तो लायबिलिटी में मैं लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अंडरलाइन करके वेजेस 30,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000, दोनों मिला के आउटर कॉलम में आए 52,000। सो एडजस्टमेंट 2 का हमने डबल इफेक्ट दे दिया, पहले मैंने उनको रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड किया एंड दूसरा लायबिलिटी में लिख लिया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 2। चलते हैं एडजस्टमेंट 3 में जिसमें उन्होंने कहा है मशीनरी इंक्लूड 40,000 जो कि आपने नहीं खरीदी है एंड इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएट करो प्लांट एंड मशीनरी को 10% से एंड कंप्यूटर एंड प्रिंटर को 10% से। एडजस्टमेंट 3 का सिंपल मतलब बनता है कि आपको प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिसिएट करना है, कंप्यूटर एंड प्रिंटर को भी 10% से डेप्रिसिएट करना है। तो एक एक करके हम डेप्रिसिएट करते हैं। सबसे पहले मैं प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट कर रहा हूं, तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000, लेकिन इसे डेप्रिसिएट करने से पहले मुझे एडजस्टमेंट 3 का जो इनिशियल पार्ट है उसे कंसिडर करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मशीनरी इंक्लूड्स 40,000 परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। मैंने हाईलाइट किया, देखो उतना ही पार्ट हमारे लिए काम का है कि मशीनरी में 40,000 की मशीनरी है जो अभी आपने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की है, राइट। तो सिंपल इसका मतलब है आपके पास जो टोटल 1,80,000 की मशीनरी बैलेंस शीट में दिख रही है उस 1,80,000 में से 40,000 की मशीन अभी आपने इसी साल 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की है। तो मैं सिंपली ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास जो अवेलेबल मशीन है उसमें से 40,000 इज द न्यू मशीनरी जो मैंने अभी इस साल परचेस की है। तो 1,80,000 में से अगर न्यू मशीनरी 40,000 है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पुरानी मशीनरी जो 1 अक्टूबर 18 या उससे पहले मैंने खरीदी है विच इज 1,40,000। तो मैं सिंपल इसके लिए एक वर्किंग कर रहा हूं, आप भी अपने अपने नोटबुक में बैलेंस शीट के नीचे जो जगह है वहां पर वर्किंग करो। मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए यहीं पर वर्किंग नोट करके दिखा रहा हूं कि मेरे पास जो 1,80,000 की मशीन है मैं उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। एक को कह रहा हूं मैं न्यू मशीनरी 40,000 परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 एंड एक को कह रहा हूं मैं ओल्ड मशीनरी 1,40,000 कि मेरे पास टोटल मशीनरी अवेलेबल है 1,80,000, वो मैंने ऊपर ले लिया। मशीनरी 1,80,000 मेरे पास अवेलेबल है। आउट ऑफ 1,80,000 मशीनरी 40,000 की मशीनरी एज पर एडजस्टमेंट 3 मैंने 1 अक्टूबर 2018 को परचेस की है। तो 1,80,000 में से 40,000 की मशीनरी मैंने सेग्रीगेट की, अलग लिखी, राइट। 1,80,000 में से 40,000 की मशीनरी बिकेम माय न्यू मशीनरी। तो 1,80,000 माइनस 40,000, ऑन द अदर हैंड मेरे पास बची 1,40,000 की मशीन जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं एज ओल्ड मशीनरी।
ये क्लियर है कि मैंने मशीनरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, न्यू मशीनरी एंड ओल्ड मशीनरी। अब मैं इन दोनों मशीन्स को 10-10% से, दैट इज न्यू मशीनरी एंड ओल्ड मशीन दोनों को 10-10% से डेप्रिसिएट करूंगा, लेकिन जो न्यू मशीनरी मैंने परचेस की है मैं उस पर उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा जितने मंथ्स के लिए मैंने उसे यूज किया है। तो मुझे बताओ हमने न्यू मशीनरी कब परचेस की? 1 अक्टूबर 2018। एंड मुझे बताओ हम फाइनेंशियल ईयर एंड कब क्लोज कर रहे हैं? 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट की डेट देखो, या जो ट्रायल बैलेंस है क्वेश्चन में उसकी डेट देखो, 31 मार्च 2019। तो इसका सिंपल मतलब है कि आपने जो नई मशीनरी परचेस की है वो 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 मार्च 2019 इतने पीरियड के लिए ही यूज की है। तो काउंट द मंथ्स कि अक्टूबर 18 टू मार्च 19 बनते हैं 6 मंथ्स। 1 अक्टूबर 18 को मैंने मशीन खरीदी, तब से लेके 31 मार्च 2019 तक बिकेम 6 मंथ्स। तो जो नई मशीनरी है मैंने केवल 6 महीने के लिए यूज की, तो इस नए मशीनरी पर मुझे केवल 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो द क्वेश्चन इज कि ठीक है 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर कितने परसेंट से? तो एडजस्टमेंट 3 में देखो उन्होंने कहा है डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट 10%। तो नथिंग बट जो मेरे पास नई प्लांट एंड मशीनरी है या नई मशीनरी है जिसकी कीमत है 40,000, उस 40,000 के मशीनरी को मुझे 10% से 6 महीने के लिए डेप्रिसिएट करना है। तो मेरा कैलकुलेशन इस प्रकार होगा कि मेरे पास 40,000 की मशीन है, उस पर मुझे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। सो 40,000 इंटू 10% इंटू 6/12 दैट इज 6 मंथ्स। तो 40,000 के मशीनरी पर 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है 2,000 रुपीज। तो जो आपने नई मशीनरी परचेस की है हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर 6 मंथ्स, इसलिए इस मशीनरी को हमने केवल 2,000 से ही डेप्रिसिएट किया, या हमें सिंपली नए मशीनरी पर 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये पॉइंट क्लियर है कि मेरे पास टोटल मशीन थी 1,80,000, उसमें से नई मशीनरी 40,000। ये कैसे पता चला 40,000 की नई मशीनरी है? तो मैंने एडजस्टमेंट 3 में कहा है पहला हिस्सा कि 40,000 की मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 18 को खरीदी। तो 1 अक्टूबर 18 टू मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 19। तो अक्टूबर 18 टू मार्च 19 इज ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो मैंने 6 मंथ्स के लिए ही मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, विच इज 40,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स बिकेम 2,000। तो नए मशीनरी का डेप्रिसिएशन हुआ 2,000। अब मुझे सेम वे ओल्ड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अब ओल्ड मशीनरी हमने कब खरीदी उसकी हमारे पास डेट अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है ओल्ड मशीनरी इस फाइनेंशियल ईयर से पहले ही खरीदी हुई है, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमने ओल्ड मशीनरी को पूरे 1 साल के लिए यूज किया। तो यहाँ पर मंथ्स कैलकुलेशन का कोई सवाल नहीं आता, तो मैं सिंपली ओल्ड मशीनरी को 1,40,000 पर डायरेक्टली 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। तो ओल्ड मशीनरी पर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 1,40,000 का 10%, नथिंग बट 14,000। ये क्लियर है कि मैंने ओल्ड मशीनरी को डायरेक्टली 10% से डेप्रिसिएट किया, विच इज 14,000। अब जब हम हमारे बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करेंगे तो मैं क्या करूंगा? ओल्ड मशीनरी का 14,000 डेप्रिसिएशन प्लस न्यू मशीनरी का 2,000 डेप्रिसिएशन दोनों मिला के 16,000 रुपीज डेप्रिसिएशन अपने प्लांट एंड मशीनरी से सब्ट्रैक्ट करूंगा इन द बैलेंस शीट। तो मैं बैलेंस शीट में आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन रुपीज 16,000। सो मेरी नेट प्लांट एंड मशीनरी बाहर बची 1,64,000, राइट। अब जब आप प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करोगे तो आपको क्या करना है? दोनों मशीन्स का डेप्रिसिएशन, दैट इज ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन एंड न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन ऐड करके क्लब करके नीचे लिखना है कि न्यू मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2,000, ओल्ड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 14,000, दोनों मिला के मेरा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर बिकेम 16,000। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी से 16,000 रुपए डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट किया। अब मेरा नेट प्लांट एंड मशीनरी बाहर बचा 1,64,000। सो दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन योर प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो येलो पार्ट में आपको दिख रहा है वो आपके नोटबुक में आपका वर्किंग नोट दिखना चाहिए कि मैंने ओल्ड मशीनरी सेग्रीगेट की, नई मशीनरी सेग्रीगेट की, नए मशीनरी के 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ओल्ड मशीनरी पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, दोनों को क्लब करके मैंने बैलेंस शीट से सब्ट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट 3 का पहला हिस्सा सॉल्व हो गया कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट कर दिया। अब इसी पार्ट में उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर एंड प्रिंटर को 10% से डेप्रिसिएट करो। तो मेरे पास सिंपल कंप्यूटर एंड प्रिंटर है 5,20,000। इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं कि इसमें से पुराना कितना है नया कितना है, तो हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे? 5,20,000 पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, विच इज नथिंग बट 5,20,000 इंटू 10% इज 52,000। तो प्लांट एंड मशीनरी से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ माइनस डेप्रिसिएशन 52,000। सो 5,20,000 माइनस 52 बिकेम 4,68,000 टू आउटर कॉलम।
इज दिस क्लियर? तो मैंने सिंपल प्लांट एंड मशीनरी को 52,000 से डेप्रिसिएट कर लिया। अब मुझे प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर एंड प्रिंटर का डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा कि प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 16,000, कंप्यूटर प्रिंटर का डेप्रिसिएशन 52,000, इन दोनों को उठाना है एंड P&L के डेबिट में एज ए सेकंड इफेक्ट लिखना है। तो मैं आ रहा हूं P&L के डेबिट में, मैं लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके प्लांट एंड मशीनरी 16,000, उसके नीचे कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स 52,000, दोनों मिला के मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आउटर कॉलम में आ रहा है 68,000। तो मैंने प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट किया, कंप्यूटर प्रिंटर को डेप्रिसिएट किया, दोनों डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट चला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहां पर हमारी एडजस्टमेंट 3 कंप्लीट हुई विद दोनों इफेक्ट। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 4 विच इज सिंपल फॉर अस कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन करो एट 5%। किस पर मेंटेन करना है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? नथिंग बट डेटर्स। तो मेरे पास सन्ड्री डेटर्स अवेलेबल है 2,20,000, तो मुझे 2,20,000 के डेटर्स पर 5% आरडीडी प्रोवाइड करनी है। तो नथिंग बट मुझे 2,20,000 का 5% यानी कि 11,000 आरडीडी डेटर्स से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो मैं डेटर्स के नीचे लिख रहा हूँ माइनस आरडीडी 5% 11,000, जो एज पर कैलकुलेशन हमें आया है कि 2,20,000 के डेटर्स पर 5% बिकेम 11,000, तो उतना आरडीडी मैंने डेटर्स से सब्ट्रैक्ट किया। तो अब माय नेट वैल्यू ऑफ सन्ड्री डेटर्स आउटर कॉलम में बच रहा है 2,09,000। इज दिस क्लियर? ये एक ही एडजस्टमेंट उसके ऊपर थी, राइट? दिस एडजस्टमेंट को हम क्या कहेंगे? ये जो 11,000 मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसे हम सिंपली कहते हैं एज न्यू आरडीडी। तो अब इस न्यू आरडीडी का मुझे क्या करना पड़ेगा? सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। बट न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे हैशटैग वाले आरडीडी एंड हैशटैग वाली बैड डेब्ट्स, नथिंग बट मुझे ओल्ड आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में है कि मेरे पास ओल्ड आरडीडी है ₹10,000 एंड मेरे पास ओल्ड बैड डेब्ट्स है ₹11,000। तो अब न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मुझे ये ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड ओल्ड आरडीडी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है कि ओल्ड आरडीडी को एक साइड रखो विच इज 10,000, आपके सामने ट्रायल बैलेंस है तो ओल्ड आरडीडी की वैल्यू इज 10,000, तो 10,000 को एक साइड रखो एंड बाकी के आइटम्स को एक साइड रखो। अगर यहाँ पर न्यू बैड डेब्ट्स होते तो हम क्या करते? न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू आरडीडी और ओल्ड बैड डेब्ट्स को क्लब करके टोटल करते, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट में न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है, देयर इज ओनली न्यू आरडीडी। तो ओल्ड आरडीडी को एक तरफ रखो, न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स को एक तरफ रखो, टेक अ टोटल ऑफ न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स। तो अगर आप ऐड करोगे न्यू आरडीडी इज 11,000 एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स इज 11,000, तो 11,000 प्लस 11,000 बिकेम 22,000। सो अगर आप एक साइड ओल्ड आरडीडी देखोगे तो केवल 10,000 है कि नहीं? ओल्ड आरडीडी कितनी है हमारे पास? 10,000 है। एंड दूसरी तरफ देखोगे तो न्यू आरडीडी एंड ओल्ड बैड डेब्ट्स इज 22,000। तो मेरा सिंपल सा सवाल यही है कि क्या ओल्ड आरडीडी बड़ी है या छोटी है? अगर ओल्ड आरडीडी बड़ी होगी तो हमें पोस्टिंग करना है P&L के क्रेडिट में, अगर ओल्ड आरडीडी छोटी है तो हमें पोस्टिंग करना है P&L के डेबिट में। तो मुझे बताओ ओल्ड आरडीडी बड़ा है या छोटा है? तो ओल्ड आरडीडी यहाँ पर छोटा है, इट इज ओनली 10,000। ऑन द अदर हैंड बाकी के आइटम्स की टोटल इज 22,000, तो मुझे पोस्टिंग करनी पड़ेगी P&L के डेबिट में। मैं ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी ऐड करूंगा एंड उससे पुरानी आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐसा मेरा इफेक्ट P&L के डेबिट में दिखना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? ओल्ड बैड डेब्ट्स को उठा रहा हूँ, P&L के डेबिट में लिख रहा हूँ टू ओल्ड बैड डेब्ट्स, इनर कॉलम में 11,000, इमीडिएटली उसमें न्यू आरडीडी ऐड कर रहा हूँ 11,000। सो ओल्ड बैड डेब्ट्स प्लस न्यू आरडीडी बिकेम 22,000। अब इससे मैं पुरानी आरडीडी सब्ट्रैक्ट करूंगा विच इज 10,000, तो मेरा नेट वैल्यू बाहर आ रहा है 12,000। सो फाइनल वैल्यू ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी इज 12,000 आउटर कॉलम में। तो इस प्रकार से हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ, राइट? तो ये हमारा एडजस्टमेंट 4 था। एडजस्टमेंट 4 का मेरा डबल इफेक्ट हो गया कि मैंने पहले आरडीडी सब्ट्रैक्ट की फ्रॉम डेटर्स, फिर आरडीडी का सेकंड इफेक्ट देने से पहले मैंने हैशटैग वाले बैड डेब्ट्स दैट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स एंड हैशटैग वाली आरडीडी यानी कि ओल्ड आरडीडी को उसके साथ लिख लिया या उसके साथ सॉल्व किया। तो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 4। चलते हैं ऑन एडजस्टमेंट 5, जिसमें मैंने कहा है इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30th जून 2019। तो वो कह रहे कि इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे आपने 30 जून 2019 तक पे किए। तो मेरा पहला सवाल है कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कितना किया है? तो P&L के डेबिट में देखो हमें दिख रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने 20,000 पे किया है। तो ये जो 20,000 इंश्योरेंस प्रीमियम है ये हमने 30 जून 2019 तक पे किया है।
बट जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है या जो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट की डेट देखो 31 मार्च 2019, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 19 को, बट इंश्योरेंस आपका उसके बाद भी चलता रहेगा टिल 30 जून 2019। तो सिंपल मार्च 19 टू जून 19 ये जितना भी पीरियड है बिकेम प्रीपेड इंश्योरेंस फॉर अस, नथिंग बट पांचवें एडजस्टमेंट का सिंपल मतलब बनता है कि इंश्योरेंस इज प्रीपेड फॉर अ पीरियड 31 मार्च टू 30 जून, 31 मार्च 19 टू 30 जून, इतने पीरियड का इंश्योरेंस प्रीपेड बना। तो इतना पीरियड हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मंथ्स, तो 31 मार्च टू 30 जून अगर अकाउंट करोगे तो इट बिकेम 3 मंथ्स। तो नथिंग बट जो 20,000 रुपए मैंने इंश्योरेंस के लिए पे किया है, उस 20,000 में से 3 महीने का इंश्योरेंस इज प्रीपेड। तो आई नीड टू कैलकुलेट कि 3 महीने का इंश्योरेंस यानी कि कितना, 20,000 तो पूरे एक साल का यानी कि 12 महीने का इंश्योरेंस है, तो उसमें से 3 महीने का इंश्योरेंस यानी कि कितना। तो इसके लिए हम सिंपल सा वही वाला लॉजिक कि मैंने जो इंश्योरेंस पे किया वो 12 महीने के हिसाब से है 20,000, तो 3 महीने का इंश्योरेंस कितना होगा, दैट आई नीड टू कैलकुलेट। यस और नो, ऐसा हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ एडजस्टमेंट है कि जो टोटल इंश्योरेंस है 20,000 इज पेड फॉर 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का इंश्योरेंस इज 20,000, तो उसमें से 3 मंथ्स का इंश्योरेंस इज हाउ मच, तो वी विल जस्ट यूज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक्निक। तो मुझे आंसर मिलेगा 20,000 इंटू 3 अपॉन 12, नथिंग बट 5,000। तो 3 महीने का इंश्योरेंस बना 5,000 रुपया। तो आउट ऑफ 20,000 जो इंश्योरेंस हमें दिख रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 हमें खर्चे में दिख रहा है, इस 20,000 में से 5,000 इंश्योरेंस इज प्रीपेड। तो जो प्रीपेड इंश्योरेंस है मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस से सबट्रैक्ट करूंगा, मैं लिख रहा हूं माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। तो नेट इंश्योरेंस इस साल के खर्चे में दिखेगा केवल 15,000, कि 20,000 में से 5,000 प्रीपेड है, तो इस साल का कितना है 15,000, वो इस साल के खर्च में दिख रहा है। अब प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट हम कहां देते हैं हमेशा, प्रीपेड यानी कि बन गया हमारे लिए एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकंड इफेक्ट आएगा एसेट्स में, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹5,000। प्रीपेड का डबल इफेक्ट की रिस्पेक्टिव आइटम से सबट्रैक्ट करो एंड दूसरा एसेट्स में लिख लो, तो यहाँ पर हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का डबल इफेक्ट हो गया। इसी के साथ हमारी एडजस्टमेंट 5 कंप्लीट हुई। चलते हैं ऑन द लास्ट एडजस्टमेंट विच इज एडजस्टमेंट नंबर 6, जिसमें मैंने सिंपली कहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में से 10,000 पर्सनल ट्रैवलिंग के हैं। जो ओनर है उसने पर्सनल ट्रैवलिंग के लिए 10,000 रुपए खर्च किए, लेकिन वो गलती से उसने बिजनेस के खर्चे में लिखे। तो हमें जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिख रहा है 30,000, P&L के डेबिट में देखो कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 30,000, इस 30,000 में से 10,000 बिजनेस के है ही नहीं, वो बिजनेसमैन के पर्सनल ट्रैवलिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के खर्चों में से जो पर्सनल खर्चे है वो सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो जो 10,000 ओनर के पर्सनल ट्रैवलिंग है उसे हम सिंपली ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो 30,000 जो मुझे टोटल ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में दिख रहा है, उससे मैं 10,000 एज अ ड्रॉइंग्स या पर्सनल ट्रैवलिंग सबट्रैक्ट करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं माइनस ड्रॉइंग्स ऑब्लिक पर्सनल 10,000। तो जो बिजनेस के है वो एग्जैक्टली 20,000 आउटर कॉलम में बचे कि मैंने टोटल ट्रैवलिंग पे 30,000 रुपए खर्च किए थे, 30 में से 10,000 मेरा पर्सनल ट्रैवलिंग है वो मैंने बिजनेस के खर्चे में से सबट्रैक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में जो 20,000 बचे वो बिजनेस के बचे, कि ट्रैवलिंग में से 20,000 बिजनेस के है, 10,000 पर्सनल है। तो जो 10,000 पर्सनल है वो मैंने ट्रैवलिंग खर्चे से सबट्रैक्ट किया। अब पर्सनल खर्चों को हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, ड्रॉइंग्स का इफेक्ट हम क्या करते हैं, कैपिटल से सबट्रैक्ट करते हैं। तो मैं कैपिटल के नीचे लिख रहा हूं माइनस ड्रॉइंग्स ब्रैकेट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ₹10,000, तो 5,51,000 माइनस 10, नीचे कैपिटल बचा 5,41,000। सिंपल। तो ये एडजस्टमेंट 6 जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर्सनल ट्रैवलिंग के थे उसका मैंने डबल इफेक्ट दे दिया। सो वी आर डन विद एडजस्टमेंट 6 एंड इसी के साथ साथ वी आर डन विद ऑल दी एडजस्टमेंट। अब बस हमें एक एक करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो पहले आप क्लोज करो, बैलेंस शीट टैली करो, फिर इसके अगला पार्ट प्ले करके देखो आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है या नहीं। तो अगर आपने बैलेंस शीट टैली की है तो चेक करो आपका आंसर मेरा आंसर सेम है या नहीं। शुरुआत करते हुए ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने से, ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करने पर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 4,40,300। अगेन ट्रेडिंग का क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है 4,40,300। इमीडिएटली उस ग्रॉस प्रॉफिट को उठा के मैं P&L में लेके आऊंगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 4,40,300। अब ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हम फटाफट क्या करेंगे, P&L अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो P&L का अगेन क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, तो मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है 1,95,300। P&L अकाउंट को बैलेंस किया, मुझे नेट प्रॉफिट मिला 1,95,300। इस नेट प्रॉफिट को उठाओ एंड कैपिटल में ऐड करो, प्लस नेट प्रॉफिट 1,95,300। सो माय टोटल कैपिटल आउटर कॉलम में आ रहा है 7,36,000
36,300। सिंपल कि मुझे नेट प्रॉफिट मिला, उसको उठाया मैंने, कैपिटल में ऐड किया, मैं टोटल कैपिटल टू आउटर कॉलम में 7,36,300। अब हमें फाइनली बस क्या करना है, बैलेंस शीट को टैली करना है। तो मैंने दोनों तरफ टैली करने के लिए लाइन ड्रॉ की। अब बस चेक करो कि एसेट्स की टोटल एंड लायबिलिटी की टोटल सेम है या नहीं है। तो अगर आप टोटल करोगे तो आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है फॉर 11,68,300 ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, यानी कि जो कुछ भी हमने सॉल्व किया है इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। इस क्वेश्चन को चाहिए तो फिर से और एक बार रिवाइज करो, खासकर जो प्लांट एंड मशीनरी को हमने डेप्रिसिएट किया उस एडजस्टमेंट को रिवाइज करो, राइट। इन नेक्स्ट लेक्चर हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल 13 व्हिच विल बी आवर लास्ट एग्जांपल ऑन फाइनल अकाउंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बस आपको सारे चैप्टर में से केवल 2 ही सम्स होमवर्क के लिए दिए थे, बाकी के सारे हमने यहीं पर डिस्कस करके सॉल्व किए हैं। तो इस फाइनल अकाउंट्स को रिवाइज करते रहो। अगले साल दैट इज क्लास 12th में भी आपको फाइनल अकाउंट्स ही पढ़ना है एज फर्स्ट चैप्टर। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हम सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर आपको पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट्स पढ़ना है। 90% ऑफ आइटम्स रिपीटेड ही होंगे, उसमें कुछ नई एडजस्टमेंट्स आएगी, बस उतना ही पार्ट आपको एडिशनली वहां पर पढ़ना है। गेटिंग इट? तो कल हम सॉल्व करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन ऑन प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट्स व्हिच इज सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 13। तो उसे पढ़ो, उसका फॉर्मेट रेडी करो एंड वो सम जितना आप खुद से सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके रेडी करके रखो, राइट। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।